हाँ भी बच्चों देखिए, अब अपने करते हैं रेस्पिरेशन का पार्ट 12। देखिए ये जो पार्ट है, जो 12 नंबर पार्ट है, ये अपने छोटा ही बनाएंगे, 10 मिनट के करीब ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो अगला टॉपिक आएगा उसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, उसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो इतना समय नहीं है। तो ये पार्ट जो है 12 उसको अपने छोटा ही कर देंगे। अगला जो पार्ट बनाएंगे तो उसमें जो भी अपना अगला टॉपिक है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए एक बात और कि वर्तमान में आपको ही पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। इस कारण जो नॉर्मल क्लासेज है वो नहीं हो पा रही है, ठीक, कोरोना के कारण। चाहे कोई भी कंपटीशन क्लासेज हो या स्कूल क्लासेज, ठीक है, नॉर्मल क्लासेस संभव नहीं है, यानी आपको घर बैठ कर ही पढ़ना पड़ रहा है। और घर बैठकर पढ़ने में जो मेन दिक्कत है वो क्या है कि आपको टीचर नहीं मिलेगा, ठीक है। घर बैठकर पढ़ने में जो समस्या आएगी वो यही आएगी कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ गया या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप वो किससे डिस्कस करोगे, किससे समझोगे। स्कूल लगे, कोचिंग क्लासेस लगे तो आप टीचर से पूछ सकते हो, लेकिन घर बैठे हो आप, कोई टीचर तो आपको बताने आएगा नहीं घर पर, ठीक है। अब देखिए इस समस्या का एक समाधान है कि जो बच्चे जेट या नीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो जेट की तैयारी करो, चाहे नीट की करो, या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है या आपको आंसर ही नहीं आ रहा है, तो आप अपनी समस्या मुझसे शेयर कर सकते हो, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी अगर आपको कॉल करनी है तो इन नंबरों पर कीजिए 95 88 23 6104, या आपको अपनी समस्या मैसेज के थ्रू बतानी है तो इन नंबरों पर 95 21 20 52 64, इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड, ठीक, आपको आंसर मिलेगा, आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। बात करें थे अपने रेस्पिरेशन की पार्ट 12, मैंने आपको बताया ये पार्ट अपने छोटे ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए NADH का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, क्या बनेगा, NAD पॉजिटिव प्लस HA पॉजिटिव। प्रोटोन ETS में एंटर नहीं करते हैं भी, ये प्रोटोन मैंने अलग दिखा दिया ना, H पॉजिटिव है ये, यानी प्रोटोन है, प्रोटोन को मैंने अलग कर दिया है। प्रोटॉन्स ETS में एंटर नहीं करते हैं। जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो NAD पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव ये बनेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स ETS में एंटर करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार FMN से आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर कोएंजाइम Q, फिर साइटोक्रोम B, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर A और फिर A3 और अंत में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आएंगे, ऑक्सीजन पर आएंगे भी, ठीक है। यानी NADH के ऑक्सीकरण से जो इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे उनका अंतिम पड़ाव कौन है, मंजिल कौन है, ऑक्सीजन है। उसी प्रकार जब सक्सीनेट का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो FAD से होते हुए कोएंजाइम Q में आएंगे और फिर वही अंत में कहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से अंत में ऑक्सीजन पर आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वो अंतिम ऑक्सीकारक की भूमिका निभा रहा है, अंतिम ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है, ठीक है। ऑक्सीजन अंतिम ऑक्सीकारक की भूमिका निभा रहा है। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या काम है,
तो ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन अंतिम ऑक्सीकारक की भूमिका निभाती है। एक बात और, आपने साइनाइड नाम सुना होगा, साइनाइड। देखिए बहुत ही विषैला कंपाउंड होता है, आपको पता है साइनाइड बहुत ही विषैला पदार्थ है साइनाइड। और आपने सुना है कि कोई खा लेगा, ठीक है, तो कुछ ही सेकेंड्स में उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा आपने सुना है। कुछ ही सेकंड में होती है नहीं होती है वो एक अलग बात है, लेकिन साइनाइड बहुत ज़्यादा विषैला है, ठीक। और अधिकांश मामलों में अगर कोई व्यक्ति इसको खा ले तो मृत्यु भी हो जाती है। तो कारण क्या है कि साइनाइड इतना खतरनाक क्यों है, इतना विषैला क्यों है? रीज़न क्या है, कारण क्या है कि साइनाइड अपनी बॉडी में ऐसा क्या करता है जिसका बहुत ही बुरा परिणाम होता है? कोई व्यक्ति अगर साइनाइड खा ले तो अधिकांश मामलों में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? साइनाइड अंदर जाकर करता क्या है, वो अपने आंसर देखेंगे, ठीक है। इसका आंसर अपने देखेंगे और इसका आंसर ईटीएस से रिलेटेड है, यानी श्वसन से रिलेटेड है, ईटीएस से रिलेटेड है कि साइनाइड इतना विषैला क्यों है। लेकिन वो अपने आगे देखेंगे, जब अपने पार्ट 13 करेंगे ना, तो उसमें जो भी अपना टॉपिक चलेगा वहाँ पर देखेंगे। एक बात और देखिए, कोएंजाइम क्यू एवं साइटोक्रोम सी, कोएंजाइम क्यू एवं साइटोक्रोम सी, ये ईटीएस के गतिशील घटक है। अभी ईटीएस के गतिशील घटक है, यानी ये मूव कर सकते हैं, अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। बाकी सारे स्टेबल है, लोकलाइज्ड है, यानी स्थिर है, लेकिन ये गतिशील है दो, ठीक। अपना जो अगला टॉपिक आएगा, ठीक, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ। डिटेल तो अपने पार्ट 13 में ही करेंगे, यानी जो पार्ट 12 तो अपना चल ही रहा है, नेक्स्ट पार्ट 13 आएगा, उसी में अपने उसकी डिटेल देखेंगे, ठीक। अभी कुछ जो फैक्ट है, कुछ तथ्य जो है, जो तथ्य है, फैक्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको एक्सप्लेन अपने पार्ट 13 में ही करेंगे। तो एक बार जो भी तथ्य है, जो भी अपना टॉपिक है, उससे संबंधित जो भी फैक्ट है, वो आप एक बार सुन लीजिए और उनको एक्सप्लेन करेंगे अपने पार्ट 13 में। तो टॉपिक अपना एटीपी संश्लेषण। एटीपी संश्लेषण, देखिए आपने पढ़ा है कि एटीपी संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ईटीएस के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक। ईटीएस किस प्रकार एटीपी निर्माण में भाग लेता है, मेन बात वो है अपनी। देखिए एटीपी संश्लेषण का जो सिद्धांत है ना, वो है रसायन प्रासरणीय सिद्धांत। केमियोस्मोटिक मॉडल, केमियोस्मोटिक मॉडल, रसायन प्रासरणीय सिद्धांत। और यह सिद्धांत अपने को यह बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में एटीपी किस प्रकार बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में क्या बनती है? अभी एटीपी बनती है। दोनों में क्या बनती है? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में एटीपी बनती है, दोनों एटीपी बनाने में सक्षम है। बनती किस प्रकार है, इसको कौन समझाता है? रसायन प्रासरणीय सिद्धांत, केमियोस्मोटिक मॉडल, ठीक। अब देखिए, मैंने आपको बताया भी था
कि एटीपी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बायोलॉजी की बात करें तो एटीपी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फॉस्फोरिलेशन। ठीक, यानी बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो और ये टर्म आ गई फॉस्फोरिलेशन, तो नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का निर्माण। फॉस्फोरिलेशन यानी एटीपी का निर्माण। और ये दो प्रकार का होता है भी, दो प्रकार का होता है। फोटो फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन यानी फॉस्फोरिलीकरण, फोटो फॉस्फोरिलेशन यानी प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। जब प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी बने ना तो कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक, और जब ऑक्सीकारी प्रक्रिया द्वारा एटीपी बने, ठीक, जैसे श्वसन में बनती है एटीपी ईटीएस के द्वारा, तो उसे कहते हैं अपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक, या आप ये भी कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनती है, हरितलवक में एटीपी बनती है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, फोटोफॉस्फोरिलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यानी इन दोनों में होता क्या है, एटीपी बनती है। ठीक, जब प्रकाश के द्वारा बने, यानी जो मेन सोर्स है या जो एनर्जी का जो सोर्स है एटीपी निर्माण हेतु, अगर वो प्रकाश है तो कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का बनना। ठीक, अगर ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया के द्वारा एटीपी बनती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन के द्वारा एटीपी बनेगी, यहाँ पर प्रकाश के द्वारा एटीपी बनती है। ठीक, और देखिए एटीपी बनने की जो प्रक्रिया है ना वो सेम है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। एटीपी बनने के लिए जो एनर्जी है ना, हो सकता है उसका सोर्स अलग हो, यहाँ पर सोर्स अलग होता है एटीपी बनने के लिए। जो ऊर्जा चाहिए एटीपी बनाने के लिए, ऊर्जा तो चाहिए ना, तो ऊर्जा को तो कोई स्रोत तो होगा, यहाँ पर स्रोत अलग होते हैं, यहाँ पर स्रोत अलग होता है। स्रोत अलग अलग है दोनों में, यहाँ पर एटीपी बनाने का स्रोत अलग है, यहाँ पर अलग है, लेकिन एटीपी बनने की प्रक्रिया सेम है दोनों में। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बने चाहे क्लोरोप्लास्ट में बने, एटीपी बनने की प्रक्रिया सेम है। और उसको कौन समझाता है, रसायन प्रासरणी सिद्धांत। ठीक, और रसायन प्रासरणी सिद्धांत के बारे में ठीक अपने डिटेल में तो देखेंगे कल। एक दो बातें और देख लीजिए यहां पर। यह जो सिद्धांत है यह किसने दिया था अभी, पीटर मिशेल ने। पीटर मिशेल ने यह सिद्धांत दिया था। ठीक, और यह सिद्धांत माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरितलवक दोनों में एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाता है या एक्सप्लेन करता है। ठीक, अब देखिए ये जब सिद्धांत अपने डिटेल में करेंगे तो वहां पर दो बातें आएंगी, दो फैक्ट आएंगे। ठीक है, या दो सेंटेंस आएंगे, जो भी है। कौन से, पहले देखिए कि एटीपी
बनने के लिए जो उत्तरदायी है वो होती है प्रोटॉन प्रवणता। प्रोटॉन प्रवणता, प्रोटॉन प्रवणता मेन पॉइंट है अभी, ठीक है, या यह मेन प्रक्रिया होगी या घटना होगी कि प्रोटॉन प्रवणता होती क्या है, कैसे बनती है, ठीक, वो अपने देखेंगे। तो रसायन रासायनिक सिद्धांत पीटर मिशेल ने दिया, और यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दो सेंटेंस या जो भी है, ठीक है, दो टर्म्स कह लो। पहली क्या है, प्रोटॉन प्रवणता। प्रोटॉन प्रवणता क्या होती है, और यह प्रोटॉन प्रवणता ही है मेन, जिसके कारण क्या बनती है, एटीपी बनती है, ठीक। और दूसरा है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स किसके कारण उत्पन्न होता है अभी, प्रोटॉन प्रवणता के कारण। तो पहले प्रोटॉन प्रवणता, तो प्रोटॉन प्रवणता क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है, वो अपने देखेंगे। और प्रोटॉन प्रवणता के कारण क्या होगा, क्या उत्पन्न होगा, एक बल उत्पन्न होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। यह बल क्या है, ठीक, और इसका उपयोग एटीपी के निर्माण में किस प्रकार होता है वो अपने देखेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं रसायन रासायनिक सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण दो टर्म्स आती है, ठीक, या जो दो बिंदु है महत्वपूर्ण जिन पर पूरा का पूरा ये सिद्धांत समझाया हुआ है, वो है ये, एक तो प्रोटॉन प्रवणता और दूसरा प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो ये हो गया अभी अपना रसायन रासायनिक सिद्धांत के बारे में जो दो चार बातें महत्वपूर्ण थी वो हो गई है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रोटॉन गतिदायी बल। प्रोटॉन गतिदायी बल, बाकी करते हैं अपने कल। ये दो टर्म्स आप ध्यान रखना, प्रोटॉन प्रवणता और प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक। कल अपने इस सिद्धांत को डिटेल में देखेंगे, रसायन रासायनिक सिद्धांत को, जहाँ पर ये दो टर्म आएगी, प्रोटॉन प्रवणता और प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इन्हीं के बारे में अपने मेन डिस्कस करेंगे। डायग्राम से समझेंगे कि ये है क्या, ये दोनों क्या है, ठीक है, किस प्रकार इनकी उत्पत्ति होती है और किस प्रकार एटीपी बनती है।